फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो उन सबको मैं बता दूं कि अभी हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। देखिए, इस बुक में टोटल आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 2 को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे ज़रूर वॉच करें। देखिए, यदि आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जाकर आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, ठीक है, उसको विथ सोल्यूशन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये देख रहे होंगे आप, सेट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, और सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं बीएसएससी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन तक आप तक जाए और उसका आप जो है लाभ उठा पाएँ। चलिए, नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। देखिए, संविधान सभा का जब निर्माण किया जा रहा था उसमें बहुत सारी जो है कमेटियों का निर्माण किया गया था, तो उसमें एक व्यापार समिति था। ठीक है, तो व्यापार समिति का आपको अध्यक्ष बताना है। देखिए, जो व्यापार समिति के अध्यक्ष थे वो आपको के.ए. मुंशी थे। कौन? के.ए. मुंशी, यानी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह संघीय समिति के अध्यक्ष थे। क्या? संघीय समिति के अध्यक्ष थे। और जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था। ठीक है, देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को तथा पुत्री संघमित्रा को जो है विदेशों में भेजा था, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन संघमित्रा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथ क्या था। तो देखिए, चौथ जो था यह एक प्रकार का कर था जो कि शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पर क्या कहा, शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर था। धार्मिक कर नहीं था, ये शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया यह एक कर था, जो कि टोटल जो आय होता था उसका 1/4 भाग हुआ करता था। ठीक है, देखिए, चौथ वैसे राज्यों पर लगाया जा रहा था जो गैर मराठा थे, यानी कि जिस पे मराठों का अधिकार न, वैसे राज्यों से चौथ लिया जाता था ताकि उन पर कभी मराठा जो है हमला नहीं करेंगे और उनका जो है संरक्षण करेंगे। और एक इन्होंने लगाया था सरदेशमुखी। याद रखिए, सरदेशमुखी, ये दोनों करें आती हैं, तो सरदेशमुखी भी यह शिवाजी के द्वारा लगाया था। ये अपने क्षेत्रों से लिया जाने वाले का था, जो कि कुल उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट है, दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। देखिए, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे। ये देखिए, क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में काफ़ी बार आया है। तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, इसके निर्माता आपसे पूछ रहा था। निर्माता इसके जो थे राजा नरसिंह देव थे, और यह किस वंश के शासक थे। याद रखिए, यह गंग वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि, मतलब इसका क्या कारण है बताना है आपको। क्योंकि देखिए, उस दिन क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, ये तीनों जो है एक सरल रेखा में होते हैं, यानी तीनों एक सरल रेखा। मान लीजिए ये है, यहाँ पे आपको सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गया, ये तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं, तो एक बृहत ज्वार भाटा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, उर्दू। कहीं कहीं आपको मैथिली भी देखने को मिलेगा, किंतु याद रखिएगा ये बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, प्रथम जो है हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। किस सिख गुरु ने। ये सच्चा बादशाह यदि कहे, ठीक है, तो सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है, और सच्चा पादशाह यदि कहे, सच्चा पादशाह या पातशाह, तो ये आपको हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, किंतु यहाँ सच्चा बादशाह कहा रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, जिन्होंने आदि ग्रंथ का, याद रखिए, आदि ग्रंथ का संकलन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है। देखिए, बेड़िया नामक जनजाति जो है बिहार के मुंगेर जिला में
पाई जाती है। और यह जो जनजाति आपको यूपी और एमपी में यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य कहने का मतलब है कि किसी राज्यसभा की जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी अधिकतम हो सकती हैं। तो यह संविधान में वर्णन है कि सीटें है वो 500 मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम जो है आपको 60 हो सकती है, यानी 500 से अधिक नहीं हो सकता और 60 से कम नहीं हो सकता। किंतु अपवाद में आपको कुछ राज्यों को देखने को मिल जाएगा जहाँ पे कि 60 से भी कम विधानसभा की सीटें हैं, जैसे कि आपको गोवा राज्य हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है, और सिक्किम, यहाँ पे 60 से भी कम सीटें हैं विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन मतलब सबसे बड़ा दिन, भारत में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो देखिए जो 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटा दिन यदि पूछे तो आपको 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी? देखिए ये आपको कासिम बाजार हो जाएगा, कासिम बाजार, और एक जगह और दिया गया था कहाँ? हुबली में। ये दोनों याद करिएगा, यहाँ कासिम बाजार दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीव एक द्वीप है। दीव क्या है? एक द्वीप है, जिसका आपको पता है कि दमन और दीव, ठीक है, जिसकी राजधानी दमन है। तो यह कहाँ है? तो दीव जो है एक द्वीप है जो कि दमन से हट कर है। देखिए दमन जो है यह मुख्य भूमि से लगता है, ठीक है, और दीव जो है यह एक द्वीप है जो कि समुद्र के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भू आबद्ध है? भू आबद्ध का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक है, मतलब चारों तरफ से क्या भूमि से घिरा हुआ है। तो ये आपको अरल सागर है जो कि लैंडलॉक सागर है, और यह जो है आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरल सागर। शिव समुद्रम जलप्रपात, देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यह जो है आपको कावेरी नदी पे है, और शिव समुद्रम जलप्रपात को जो है भारत क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 16 नंबर है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप सभी को पता होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया होगा, किंतु मैं आपको एक आज फैक्ट बताऊंगा। देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले आपको किसने याद रखिए? हसरत मोहानी ने दिया था, हसरत मोहानी, ठीक है। किंतु यह नारा जो है भगत सिंह के द्वारा सन 1920 ईस्वी के आसपास काफ़ी लोकप्रिय करा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको भगत सिंह लगाना है, क्योंकि भगत सिंह के द्वारा ही इस नारा को काफ़ी लोकप्रिय बनाया गया था, किंतु सर्वप्रथम इस नारा को हसरत मोहानी ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहीं से सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। देखिए प्राचीनतम जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है वो आपको डच एयरलाइन, डच का KLM जो एयरलाइन है, KL और M, यह जो है सबसे प्राचीनतम एयरलाइन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती का आप लोगों ने काफ़ी बार नाम सुना होगा। हंस दमयंती को किसने चित्रित किया था? तो यह जो है राजा रवि वर्मा ने इसे चित्रित किया था, और राजा रवि वर्मा जो यह काफ़ी एक लोकप्रिय चित्रकार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? देखिए हेमा मालिनी ने अपनी जो है करियर की शुरुआत वो तमिल फिल्म से किया था, ठीक है, किंतु इनकी जो प्रथम हिंदी फिल्म आई थी वो 1968 ईस्वी में आई थी, सपनों का सौदागर। क्या? सपनों का सौदागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने रघुपति राघव और राजा राम लिखा है? यह जो है महात्मा गांधी का काफ़ी जो है फेवरेट सॉन्ग था, और ये हमेशा ये गाते थे, किंतु इसके जो लेखक हैं वो आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे। कौन? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 ईस्वी में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो सबसे पहले पैसा का परिचय कब किया गया था? ये जो है आपको 1957 ईस्वी में किया गया था। उस समय 1 पैसा चलाया गया था, बाद में क्या 1 पैसा, और बाद में इसको 1964 ईस्वी में फिर से नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में आपको दिया है
झोरा विधि सुइसिनी, और जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए रौफ जो है, आपको रौफ लिखा है यहाँ पे लिखिए रौफ। रौफ जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, पड़ेगा हमें लग रहा है, ये तो सभी को पता होगा, बट वृक्ष। निम्नलिखित में से किसने 1906 में नई आगरा शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? देखिए इनमें से किसने किया था, तो यह सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए किस तरह का। देखिए इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की जो है सुझाव दिया था। तो इसमें इन्होंने ग्राम, ब्लॉक और जिला ये तीनों की बात करी थी। ठीक है, जो कि अभी लागू भी है वर्तमान में। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना का सुझाव दिया था। और एक आता है अशोक मेहता समिति ने आपको द्विस्तरीय जो है पंचायती राज की सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये आपको श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना आपको। देखिए व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे अभिनव बिंद्रा थे। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक 2010 के ओलंपिक में जो है आपको जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काला रंग का ध्वज जो होता है यानी ब्लैक फ्लैग जो होता है किसका घोतक है, तो यह जो एक तरह से विरोध का घोतक है। ठीक है, यह शत्रु का जब पराजय हो जाता है उसका एक घोतक है। ठीक है, चलिए लाल झंडा जो होता है युद्ध का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ स्थित है। देखिए स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन जो है आपको यह बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदी की परिभाषा क्या है, आपको बताना है। मंदी जब रिसेशन आता है तो उसका क्या परिभाषा है, तो मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति को जो है धीमी हो जाती है, यानी कुछ समय के लिए जो आर्थिक प्रवृत्ति गति है वह धीमी हो जाती है। वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती और मांग और उत्पादन गिरता है, ये दोनों देखिए कथन सही है। आगे देखते हैं क्या दिया है। वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है। देखिए जब मंदी आ जाती है तो मांग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है माल का संग्रह बढ़ जाता है। उपयुक्त यानी 1, 2 और 3 इनमें से सभी सही है, उपयुक्त का डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। देखिए अरुणाचल हाई जो प्रदेश है उस पर आपको गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अकबरी मस्जिद। अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो देखिए अकबरी जो मस्जिद है यह याद रखिएगा हम मनेर में स्थित है। ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, तो महाबलेश्वर जो कि शिव की एक विशाल प्रतिमा वहाँ पे भगवान शिव की, यह जो है आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। जो राज्यसभा होता है, ठीक है, जिसका वर्णन जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में है किया गया है, इसकी किस चीज़ में भूमिका नहीं होती। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भूमिका होती है। अध्यक्ष किसका होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसमें राज्यसभा कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, न कि राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है कि डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा से उत्पन्न हुआ। नहीं, डेमोक्रेसी शब्द जो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो ये जो है ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन पर बताना। देखिए मार्टर कासिम सुलेमानी जो ये एक ईरान का सेनापति था। ठीक है, इसके नाम पर ईरान के द्वारा एक जो है मिसाइल बनाया गया जिसका नाम कासिम सुलेमानी रखा गया है। तो आपको बताना कि इनमें से क्या कथन सही है और क्या नहीं। देखिए यह सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। जी नहीं, यह मिसाइल सिर्फ ईरान के द्वारा आपको जो है तैयार किया गया है, सिर्फ ईरान के द्वारा, रूस इसमें कोई सहयोग नहीं किया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस मिसाइल की रेंज जो है 1400 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और यह मिसाइल ईरान की है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 1, 3 और 4 सही है। इसमें से कथन आपको गलत कथन पूछ रहा है, गलत कथन कौन सा है, गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है।
देखिए जो बिहार राज्य का गोपालगंज जिला है ना, यह सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? तो यह जो अधिकार है आप सभी को पता होगा, जैसे राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन हाँ, भारत का राष्ट्रपति दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सरकार एक ऐसा तंत्र है जिसमें, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सरकार एक ऐसा तंत्र जिसमें क्या होता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है लोग नीति निर्माण पर मतदान करते हैं, इसके बाद सीधे तौर पर जो है उसमें वह भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर पे क्या है, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है, जैसे कि अपने देश में क्या है, अपने देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है जाकर नीति निर्माण या विधि निर्माण संबंधी जो है कोई भी फैसला लेते हैं। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो यह गोवा की राजधानी पणजी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था? तो सबसे पहला जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था वो बिहार राज्य में बनाया गया। तो उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने किया है? तब सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है हमारा राष्ट्रगीत वो क्या रचना करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को और किस नाम से जाना जाता था या कहा जाता था? तो उनको जो है शांति दूत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मैग्सेसे अवार्ड जो कि रेमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है, वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। तो रेमन मैग्सेसे कौन थे ये बताना है आपको। देखिए ये जो है फिलीपींस के प्रमुख यानी कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन है कि बाबर ने अपने जो अनुभव का वर्णन कहाँ किया है? तो ये जो बाबर ने अपने पुस्तक तुजुके बाबरी में किया है और इसके जो है लेखक भी यही था। बिहार में तेल शोधक कारखाना आप सभी को पता कहाँ है, यह बरौनी में स्थित है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1964 ईस्वी में संयुक्त रूस के सहायता से किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये जो है आपको कोलकाता के दमदम में है। कहाँ? कोलकाता के दमदम में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आगे के जो है क्वेश्चन है आपको साइंस के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये जो पृथ्वी से उपग्रह छोड़े जाते हैं उसकी जो ऊंचाई है लगभग 36,000 किलोमीटर होती है और यह पृथ्वी के जैसा ही जो है सूर्य का परिक्रमा यानी पृथ्वी के अनुदिश ही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूरी की इकाई नॉटिकल मील है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नौ संचालन जो प्रयोग होता है वो नॉटिकल माइल का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का गुरुत्वाकर्षण यानी त्वरण कैसा होता है? देखिए ये आपका ग्लोब हो गया, यहाँ ये भूमध्य रेखा हो गया। जब हम यहाँ से, ठीक है, ये उत्तरी नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका साउथ पोल हो गया। जब हम इधर बढ़ेंगे तो जी का जो मान है अब क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, और जब यहाँ पहुँच जाएंगे यानी पोल पे पहुँच जाएंगे ध्रुवों पे तो यहाँ जी का मान 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसे जो है आपको सुदूर संवेदन सेंसिंग, जिसे हम रिमोट कंट्रोल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एनईटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो जो डॉक्टरों द्वारा मिरर प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का जो है किसका, याद रखिएगा, अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? जैसे आपको पता होगा कि प्रकाश ऊर्जा को यदि हमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है तो हमें सौर प्लेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ क्या कर रहा है, वही पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा को यदि रूपांतरण करना हो प्रकाशीय वोल्ट तो हम विद्युत ऊर्जा में उसका रूपांतरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा
किसकी उपस्थिति में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और किसके उपस्थिति में होता है, तो यह जो है सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है। लोहा किससे निकलता है, यानी आपको बताना है लोहा जो है किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो देखिए हेमेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क, यानी हेमेटाइट से आपको लोहा प्राप्त होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। डोलोमाइट जो यह मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी बॉक्साइट के लिए डोलोमाइट जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होता है, तो यह जो है आपके पौधे के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से खाद्य का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है, यानी जड़ का कौन सा यहाँ पे रूपांतरण है आपको, तो देखिए जो इसमें मूली है, शलजम जो है और ये गाजर, ये जो है जड़ का रूपांतरण है, यानी ये जो है जड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 62 कि न्यूमेटोफोरस का क्या तात्पर्य है। तो न्यूमेटोफोरस जो है यह एक प्रकार से श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, किसको, पौधों को। ठीक है, चलिए आगे क्या देखते हैं कि यदि पानी दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाया जाए कि वह दूर हो जाए, तो उसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, या फिर इसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यदि मिलाइएगा तो ये पानी जो है, पानी का दुर्गंध चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में ब्लीच दिया हो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 के चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दूधता किससे बनने से दिखाई देती है। जब चूना पत्थर को पानी में डाल दें तो वह दूध जैसा दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि दांत और हड्डियां जो है किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती हैं, तो यह जो कैल्शियम से मजबूत होती हैं। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, देखिए जो एड्स के विषाणु होते हैं ना, यह HIV यानी वायरस के कारण होता है एड्स। इससे जो है हमारा लिम्फ जो है प्रभावित होता है। ठीक है, यानी लिम्फोसाइट को जो है यह नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो का नैमितिक जीव क्या है, यानी पोलियो जो है किसके कारण फैलता है, तो ये देखिएगा यह जो विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, और यह जो है एक संक्रामक रोग है जो कि दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से भी होता है, और यदि उस भोजन को कोई और व्यक्ति खाए तो उसमें भी ये पोलियो होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। तो एनेफ्लीज, हमारा एनेफ्लीज काटने से क्या मलेरिया होता है, आप सभी को पता होगा मलेरिया होता है। क्यूलेक्स के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर जब काटता है तो इससे आपको फाइलेरिया होता है, यानी कि A का 4 B का 3 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन है नहीं, A के 4 B का 3, बाकी मिला लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपको 4 मिल रहा है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए मिलाया जाता है। तो जब व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल में क्या मिलाया जाएगा, वह रंगीन हो जाएगा, तो उसमें आपको बता दें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था। देखिए आनुवंशिकता शब्द को है सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने गढ़ा था, आनुवंशिकता शब्द की खोज है ग्रेगर मेंडल के द्वारा करा गया था। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। इसमें आपको दोनों ऑप्शन दिया है, जबकि दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों आपका क्वेश्चन सही है। अवतल दर्पण द्वारा जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं, तो यह जो है आपको परावर्तन के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, तो इसमें जो है आपको पारा का वाष्प होता है। भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था, तो यह जो है आपको राजस्थान में किया गया था। जो प्रथम परमाणु विस्फोट हुआ था 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जैसलमेर में हुआ था, और जो द्वितीय हुआ था वो 1998 ईस्वी में लगभग 5 परमाणु बमों को भारत के द्वारा परीक्षित किया गया था। और इस तरह से विश्व जगत में जो भारत 6ठा परमाणु बम रखने वाला देश बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सनलैब जावा कार में अपनी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, तो यह जो अंत स्थापित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी के आपको यहाँ से 76 से 100-150 तक के जो प्रश्न है वो आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, तो आपको जो है आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका जो है आप PDF जरूर टेलीग्राम से प्राप्त करें, ताकि आप इसका जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, उसे आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, मैं इसका PDF टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।